करो सर। हेलो फ्रेंड्स, धागड़ कंसेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम क्वाड्रिलेटरल के सारे अलग अलग जितने भी पार्ट्स होते हैं वो समझ चुके हैं। एक लास्ट क्वाड्रिलेटरल हमारे बचा है अभी भी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। उसके बाद से हम सारे क्वाड्रिलेटरल के साथ में मिक्स क्वेश्चन लेते जाएंगे। ठीक है सर। अब मेरी बात समझना कि जो ये वर्ड है ट्रेपेजियम, जो ये वर्ड है आपका ट्रेपेजियम, जिसे हम बोलते हैं समलंब, ये समलंब चतुर्भुज जो है बिल्कुल पैरेललोग्राम वाली फैमिली से अलग होगा। इसमें एक्चुअली पैरेललोग्राम तो बनता है, बट यहां पर जो है केवल और केवल दो साइड पैरेलल होती है। ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं, जिसकी केवल दो भुजाएं ही समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं ही समांतर हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ओनली दो साइड ही, दो अपोजिट साइड ही पैरेलल हो, और वो भी आपस में क्या ना हो, वो भी आपस में इक्वल ना हो। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें केवल दो साइड पैरेलल हो और दोनों साइड की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल नहीं हो, तो वो हमारा क्या रहेगा, ट्रेपेजियम रहेगा। ट्रेपेजियम यानी क्या, समलंब चतुर्भुज रहेगा। इसकी बेसिक डेफिनेशन यह रहती है, यानी यहां पर ये जो AD है, यानी यहां पर जो ये AD है और ये जो BC है, ये AD और BC की लेंथ आपस में जो है वो क्या रहेगी, मतलब ये दोनों आपस में अनइक्वल तो रहे बट पैरेलल रहेगी। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए सर, इसका सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, जिसको मैं क्या बोलता हूं, समलंब, जिसको मैं क्या बोलता हूं, समलंब चतुर्भुज। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, जिसको मैं क्या बोलता हूं, समलंब चतुर्भुज। सर यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे केवल दो पैरेलल साइड्स है, कौन कौन सी, AD और BC। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा ट्रेपेजियम ABCD, यहां पे केवल AD और BC ही पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है, तो ये AB और DC का क्या नाम है, AB और DC का नाम होगा नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड्स, इसको मैं बोलूंगा असमांतर भुजाएं। इसको मैं क्या बोलूंगा, असमांतर भुजाएं बोलूंगा। तो सर अब मेरी बात सुनना, ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम यानी समद्विबाहु, यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो सर ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो, ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स जो होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखिएगा कि ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स असमांतर भुजाएं अगर इक्वल है, तो वह मेरा आइसोस्केलस ट्रेपेजियम होगा, वो मेरा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होगा। ये एक ट्रेपेजियम की स्पेशल टाइप होती है सब। ठीक है, ये मेरे दो पॉइंट बिल्कुल आसानी से समझ में आए होंगे आप लोगों को किस तरह से अपन ने काम किया। चलिए इसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं ट्रेपेजियम के पॉइंट पे और आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे। मान लीजिए ये ABCD, इस ट्रेपेजियम के अंदर जो है, मैं आपको यहां पे हमेशा बताऊंगा कि ये जो है AD और BC जो है वो क्या रहेंगी, पैरेलल रहेगी। अब यहां पे छोटे छोटे से पॉइंट आते हैं सर, देखो कैसे। अगर मैं यहां पर AC को मिलाता हूं, अगर मैं यहां AC को मिलाता हूं और BD को मिलाता हूं, तो ये डायगोनल्स पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने क्या किया, AC को मिलाया और BD को मिलाया, तो डायगोनल्स आपस में किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सर एक चीज बताना, क्या यहां पर वही पैरेललोग्राम या पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज काम में ली जा सकती है? कैसे, देखो मैं अगर इसको x बोलता हूं, ये पैरेलल लाइन है, तो ये वाला पॉइंट भी किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा।
ये अगर y है तो ये वाला पॉइंट भी किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो है वो मेरा आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें ट्राइंगल AOD सिमिलर होगा ट्राइंगल COB के। याद रखिएगा कि मेरा इसमें ट्राइंगल AOD जो है और COB जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि AD और BC जो है वो पैरेलल लाइंस हो गई। तो सर आप लोग क्या बोलोगे यहां पर कि अगर मैं रेशियो बनाता हूं तो अगर मैं AO लूं तो यहां से क्या लेना पड़ेगा अपने को, यहां से अपने को CO लेना पड़ेगा। यहां से अगर मैं OD लेता हूं तो यहां से ये क्या लेना पड़ेगा, OB लेना पड़ेगा। और यहां से अगर अपन AD लेते हैं तो यहां से अपने को क्या लेना पड़ेगा, यहां से अपने लोगों को CB लेना पड़ेगा। यानी ये मुझे एक साइड का रेशियो मिला, बट सर ये रेशियो आप लोग अगर पढ़ना चाहोगे तो कैसे पढ़ोगे, देखना ध्यान से देखो। क्या यहां पर AO, ये जो AO और CO है, AO और जो CO है, क्या ये एक विकर्ण के दो भागों को बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? देखो आप खुद ध्यान से, क्या A से C एक पूरा डायगोनल था, A से C एक पूरा विकर्ण था? आप खुद ध्यान से बताना, क्या विकर्ण को दो भागों में बांटा गया? अच्छा, उसी तरह से इस विकर्ण BD को देखो ध्यान से, O से D, O से D और O से B, O से B। आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि मैं इस रेशियो को क्या बोल सकता हूं? तो आप बोलोगे रेशियो ऑफ डायगोनल्स। रेशियो ऑफ डायगोनल्स जो होता है, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं विकर्णों का अनुपात जो होगा, या फिर विकर्ण किस अनुपात में विभाजित होते हैं, ये अनुपात हमेशा किसके बराबर होगा? तो आप मुझे बताओ AD और CB क्या है आप लोगों के पास? आप लोगों के पास ये जो AD है और जो ये CB है वो क्या है? तो आप देखोगे AD और CB जो है वो पैरेलल लाइन है। तो आप बोलोगे कि विकर्णों का हमेशा एक समलंब चतुर्भुज के अंदर विकर्णों का जो अनुपात होता है वो पैरेलल लाइंस के रेशियो में होता है, समांतर भुजाओं के अनुपात में होता है। वो समांतर भुजाओं के अनुपात में होता है। तो ये पॉइंट थर्ड आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से अपन ने देखा कि एक समलंब चतुर्भुज के अंदर, एक ट्रेपेजियम के अंदर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को पैरेलल लाइन के रेशियो में बांटते हैं। ये चीज समझ में आई होगी आपको सर कि अपन ने किस तरह से इसमें काम किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। और नेक्स्ट पॉइंट 4 क्या होगा, थोड़ा ध्यान से यहां पे समझना। अगर मैं एक ट्रेपेजियम लेता हूं, अगर मैं एक ट्रेपेजियम ABCD लेता हूं और इस ट्रेपेजियम में मैंने यहां पर AC और BD डायगोनल्स लिए। AC and BD are डायगोनल्स, यानी ये क्या है अपने पास, विकर्ण है। AC and BD आर डायगोनल्स और विकर्ण है। बट यहां पर अपन एक काम करते हैं, मैंने यहां पर ये पॉइंट P लिया और यहां पर ये पॉइंट Q लिया। यहां पर सुनना, P एंड Q क्या है? P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, यानी ये विकर्णों के मध्य बिंदु है। ये क्या है? विकर्णों के मध्य बिंदु है। यानी जो पॉइंट P है वो BD का मिड पॉइंट है, पॉइंट Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है। और हमें वेरियस क्वेश्चन के अंदर इस PQ की लेंथ पूछी जाएगी। आप लोग PQ की लेंथ कैसे निकालोगे? तो सर इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूं, याद रख लो, अपन निकालेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से।
अपन किससे निकालेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम से निकालेंगे। देखना कैसे। एक चीज यहां पर मुझे समझाने की कोशिश करना, एक चीज यहां पर आप लोग मुझे समझाइएगा कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं सर, अगर यहां पे आप लोगों को बोलता हूं कि ये लेंथ मान लीजिए ए है और ये लेंथ जो है आप लोगों के मान लेना बी है, क्योंकि ये पैरेलल है, क्योंकि सर ये यहां पर पैरेलल है, ये मैंने इस पी क्यू को मिलाया, इस पी क्यू को मिलाया और मान लीजिए मैं इसको यहां पर पी क्यू और ये आर तक मिलाता हूं, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और दो मिड पॉइंट को मिलाने से ये इसके पैरेलल हो गई, तो हमेशा ये छोटे वाले देखो ओ बी सी में ये इसके पैरेलल हो गई, यानी ये तीनों के पैरेलल रहने वाली है, ये मुझे ध्यान है, और ये मिड पॉइंट से जा रही है तो ये सभी लाइनों के मिड पॉइंट से जाएगी, ये भी श्योर होगा। तो अब एक चीज बताना, यहां पे ट्राइंगल, यहां पर अगर आप ट्राइंगल बी डी और ए को देखेंगे, यहां पे ट्राइंगल बी डी ए को देखेंगे तो आप पी आर की लेंथ निकाल सकते हैं क्या? मिड पॉइंट थ्योरम से। कैसे निकालोगे? कि दो मध्य बिंदुओं को मिलाने से, दो मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त भुजा जो होगी वो तीसरी भुजा की आधी होगी, यानी ये क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, यानी ये अपने पास क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। उसी तरह से एक बार देखना, उसी तरह से यहां पर आप देखना, क्या आप लोगों को ट्राइंगल ए बी सी देखने को मिला? ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो तीसरी भुजा आर क्यू प्राप्त होगी, दो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो तीसरी भुजा आर क्यू प्राप्त होगी वो इस भुजा की आधी होगी, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? b/2। यानी देखो r से लेकर q तक मेरा b/2 है और r से लेकर p तक मेरा a/2 है, तो pq की लेंथ क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर b/2 से a/2 हटाना पड़ेगा, यानी pq जो है वो मेरा b माइनस a का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी PQ जो है वो अपना क्या हो जाएगा? B माइनस ए का हाफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इस तरह से लिख लेना कि PQ की लंबाई क्या है कि जब एक समलंब चतुर्भुज में दो विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया, एक समलंब चतुर्भुज में जब दो विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया तो जो प्राप्त भुजा होती है वो समांतर भुजाओं के डिफरेंस का क्या होती है? हाफ होती है, और ये होगा मेरा पॉइंट नंबर 4। ये क्या होगा सर? अपना पॉइंट नंबर 4। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 5। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 5, और ये 5th पॉइंट क्या कहता है फटाफट से एक बार सुनिएगा सर। यहां पर अगर मैं पॉइंट एबीसी की बात करता हूं, अगर मैं किसी ट्रेपेजियम या फिर समलंब चतुर्भुज एबीसी की बात करता हूं और यहां पर जो है एडी और बीसी जो है आपस में क्या हो गए? पैरेलल। एडी और बीसी आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। अब मैं यहां पर जो है ये पॉइंट P ले रहा हूं और ये पॉइंट Q ले रहा हूं, ये यहां पर मिड पॉइंट होगा और ये यहां पर मिड पॉइंट होगा, यहां पर मिड पॉइंट होगा और ये मिड पॉइंट होगा, और इन दोनों मिड पॉइंट को मैंने आपस में मिलाया है, इन दोनों मिड पॉइंट को आपस में मैंने मिलाया है। तो सर एक चीज करते हैं अपन, यहां पर मैंने इसको यहां से इस पे मिला दिया, ठीक है। आप लोगों को ध्यान है कि सर दोनों मिड पॉइंट को मिला रहे हो तो ये जो थर्ड लाइन आएगी वो एडी और बीसी के पैरेलल आएगी, ये चीज ध्यान है। और क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम और पैरेललोग्राम वाली पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी साथ साथ चल रही है, तो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट आर लेता हूं। तो आप एक चीज बताना सर, क्या ट्राइंगल एबीसी में, क्या ट्राइंगल एबीसी में पी आर की लेंथ क्या हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम से? देखो ये भी मिड पॉइंट, ये पैरेलल है, तो ये लाइन, ये जो पॉइंट होगा वो भी एसी का क्या होगा? 100% मिड पॉइंट होगा। तो आप पी आर की लंबाई कैसे निकालोगे? तीसरी भुजा की लंबाई की आधी, ये मान लो ए है, ये बी है, तो यहां पर पी आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी का आधा हो जाएगा। और उसी तरह से ट्राइंगल, और उसी तरह से ट्राइंगल ए सी डी में, उसी तरह से ट्राइंगल ए सी डी में जो आर क्यू है, आर क्यू की लंबाई कैसे निकालोगे आप खुद बताओ? ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ये वाली भुजा जो होगी इस वाली भुजा की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? a/2। तो सर हमको ये चीज समझ में आई कि अगर आप लोगों को यहां पर पी क्यू की लेंथ निकालनी है, अगर आप लोगों को यहां पर पी क्यू की लेंथ निकालनी है, तो आप बोलोगे सर ये यहां से यहां तक b/2 आया और ये यहां से यहां तक a/2 आया,
तो ये जो मेरे पास पी क्यू की लंबाई आने वाली है ये क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे ए प्लस बी का जो है वो हमारे पास हाफ आएगा। यानी ये जो पी क्यू की लंबाई होगी वो दोनों समांतर भुजाओं, ये जो पी क्यू की लंबाई होगी वो दोनों समांतर भुजाओं के सम का हाफ। क्या ये लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि अपन ने इसको किस तरह से किया? तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। ये क्या था सर? हमारा पॉइंट नंबर 5। अब चलिए लास्ट एक क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट 6 कर लेते हैं, ट्रेपेजियम का पॉइंट 6 कर लेते हैं। चलिए सर प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं एक ट्रेपेजियम लेता हूं, अगर मैं एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी लेता हूं, ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या बोल रही है, अगर किसी ट्रेपेजियम में अगर AD और BC मेरे पैरेलल साइड्स हैं और मैं यहां पर एक तीसरी भुजा जैसे मान लो कि सर EF पैरेलल लेता हूं, मतलब मैं E और F को पैरेलल लाइन मान रहा हूं, है ना सर। मैंने E और F को एक पैरेलल लाइन माना कि सर ये भी एक अपने पैरेलल लाइन है, मान लो अपन ने ऐसा माना। तो सर हमें ऐसा कहा जाता है कि अगर ये EF इन दोनों भुजाओं के पैरेलल है, EF अगर दोनों पैरेलल भुजाओं के पैरेलल है, तो यहां पर EF जो है जिस रेशियो में AB को बांटेगी, उसी रेशियो में वह DC को बांटेगी, यानी DF/FC होगा। वापिस सुन लेना क्या कह रहा है कि अगर किसी ट्रेपेजियम में, अगर किसी समलंब चतुर्भुज में, अगर किसी ट्रेपेजियम में एक साइड EF दोनों समांतर भुजाओं के समांतर ली जाए, तो वह साइड दोनों असमांतर भुजाओं को, दोनों नॉन पैरेलल साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटती है। ठीक है सर, कैसे हुआ वो हिंट दे देता हूं आप लोगों को। स्टेटमेंट समझ में आ गया तो बताओ, अगर स्टेटमेंट समझ में आ गया तो अब देखना, मैंने मान लो इसको इससे मिलाया और ये हुआ। आप लोग मुझे फटाफट से बताओ, क्या ट्राइंगल, क्या यहां पर आप लोग ट्राइंगल वाला देखो, जैसे मैं इसको यहां पे बना रहा हूं, क्या आपको ADB के अंदर आपको क्या बोला है कि ये इसके पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल होगी, यानी EG अपन ने एक पैरेलल साइड ली है AD के। अगर ये पैरेलल साइड ली है तो क्या यहां पर आप यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हो, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के आप क्या बोलोगे कि सर B से E का जो रिलेशन होगा वही E से A का रिलेशन होगा, और B से G का जो रिलेशन होगा वही G से D का रिलेशन होगा। क्या ये आपने इस तरह से यहां पर BPT लगा के बताई? अच्छा, उसी तरह से एक चीज बताना, क्या DBC के अंदर ये जो GF है, क्या BC के पैरेलल है, क्या BC के समांतर है? तो क्या यहां पर भी, मैं यहां पर बना के बता देता हूं, क्या यहां पर भी जैसे ये DBC में BC के समांतर एक लाइन GF है, यहां पर भी मैं BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सामान्य समानुपातिक प्रमेय से DG/GB और DF/FC कर सकता हूं? तो आप खुद देखिए, DG/GB यहां पर है और DG/GB यहां पर है, इन दोनों रिलेशन को अगर मैं इक्वल करूंगा तो मुझे ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। यानी ये पॉइंट हमको समझ में आ गया कि किसी ट्रेपेजियम में, किसी समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं के समांतर एक तीसरी भुजा ली जाए तो वह तीसरी रेखा दोनों असमांतर भुजाओं को, दोनों नॉन पैरेलल साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटती है। ये हमारा पॉइंट नंबर था 6। अब एक 7th और लास्ट पॉइंट देख लीजिए, जो कि एक फॉर्मूले की फॉर्म में होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो उस न्यूमेरिकल के अंदर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। ठीक है सर, ये क्या होता है सुमनना, यहां पर अगर ये AC और BD डायगोनल है, AC और BD डायगोनल है, तो हमें एक रिलेशन बोला जाता है सर। और वो रिलेशन क्या होगा देखना, कि दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर अगर मैं करूं, अगर आप लोगों को AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बोला जाए, अगर आप लोगों को AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बोला जाए, दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का सम बोला जाए, तो ये किसके बराबर होगा? दोनों नॉन पैरेलल, दोनों असमांतर भुजाओं के स्क्वायर का सम प्लस
ट्वाइस, दो गुना होगा किसका, दोनों पैरेलल साइड्स के मल्टीप्लिकेशन का। कैसे होगा, क्यों होगा, सारी डिटेल आपको दी जाएगी। एक मेरे लिए सर मैं आपको कह रहा हूं इस वाले पॉइंट को आप एक बार लिख लीजिए। मैं न्यूमेरिकल लाया हूं, न्यूमेरिकल के अंदर क्योंकि यहां पर डेटा नहीं है, अगर मैं वेरिएबल लेके काम करूंगा, ए बी बी सी लेके काम करूंगा तो आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग सकता है। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। यहां पर मैं अपना क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करूंगा, क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट करूंगा। ठीक है सर, क्वाड्रिलेटरल यानी पूरा अपन ने पैरेललोग्राम से लेकर ट्रेपेजियम तक अच्छे से सारे पॉइंट देख रहे हैं। इसके बाद में जो भी मिसलेनियस पॉइंट होते हैं, या क्या बोलते हैं, हेक्सागन, समषष्टभुज, ऑक्टागन, अष्टभुज, या फिर काइट वाला हो गया, पतंग नुमा आकृति हो गई, वो सारे मिसलेनियस हैं और मिसलेनियस को अपन मिसलेनियस पॉइंट के अंदर देखेंगे। अभी तक मैं सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज देख रहा था और बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, देन सारे मिसलेनियस पॉइंट देखेंगे। चलिए सर, अब हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको जिस तरह से मैंने बताया था कि अब मिसलेनियस क्वेश्चन चलेंगे, सारा ज्ञान आपका अब अलग अलग किया जाएगा, उसको कंफ्यूजन में लाने की कोशिश की जाएगी कि आप थोड़ा कंफ्यूज किया जाए ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से चेक किया जा सकता है। क्वेश्चन समझिए, आंसर कीजिए, क्या कह रहा है सुनना। किसी समांतर चतुर्भुज में ए बी को बिंदु बी ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। अच्छा, मतलब देखो सर, वो पहले आप लोगों को एक डायग्राम बनाने को बोलता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जहां पर पहले वो डायग्राम बनाने को बोलता है तो उसका मतलब हमारा जो आंसर है उस डायग्राम में ही छुपा है। जैसे देखना, इसने क्या बोला कि सर आप एक पहले पैरेललोग्राम लो। उसने पहले एक पैरेललोग्राम लेने को बोला, तो चलिए सर अपन एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ABCD। चलिए अपन ने एक पैरेललोग्राम ABCD बनाया। ये हमारा पैरेललोग्राम ABC और D। इसने बोला कि सर पैरेललोग्राम ABCD में AB इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट E, AB को पॉइंट E तक एक्सटेंड किया जाता है। तो चलिए सर अपन पॉइंट E तक AB को एक्सटेंड कर गए, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। और इस प्रकार बढ़ाया गया कि AB और BE बराबर है। ओके, AB और BE बराबर है। चलिए AB इज इक्वल टू B। बिंदु D व E को मिलाने वाली रेखा, मतलब अब इसने इस D को और E को आपस में मिलाया है। बिंदु D E को मिलाने वाली रेखा पर DE BC को बिंदु F पर काटता है, इसको बिंदु F पर काटता है। तो CF व FB का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये पूछा है कि ये बिंदु F इस CB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये पूछा है। ठीक है सर, मतलब हमको ये रेशियो निकालना है। तो सर बहुत ही आसान काम कर सकते हो आप, यहां पर देखना किस तरह से। मैं अगर आप लोगों को बोलता हूं कि सर ये पैरेललोग्राम था तो देखिएगा ये वाला एंगल क्या इसके बराबर होगा। मैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस के बीच में Z बना सकता हूँ, एकांतर कोण बना सकता हूँ और अल्टरनेट एंगल बना सकता हूँ। उसी तरह से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मैं एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल बना सकता हूँ, और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देखिएगा क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एंगल D जो है वो एंगल, मैं एक रैंडमली कोई ट्राइंगल ले लेता हूं DCF, ये किसके सिमिलर हो जाएगा। तो आप बोलोगे D के बराबर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, E पॉइंट हो जाएगा, C के बराबर B पॉइंट हो जाएगा और F के बराबर F पॉइंट हो जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो अगर मैं DC का और EB का रेशियो बनाता हूँ, DC का और EB का रेशियो बनाता हूँ, तो ये CF और BF के रेशियो के बराबर होगा और ये DF और EF के रेशियो के बराबर होगा। तो सर देखना, मुझे उसने किस किस का रेशियो पूछा है, CF और FB का। ये रहा CF और FB। अब किस किस का रेशियो पता है, क्या आपको DC पता है, DC और EB? एक मिनट मुझे ये बताना, क्या उसने क्वेश्चन में बोला AB और BE बराबर है, तो एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पहले से ही बराबर होती है, इसका मतलब BE और DC भी आपस में बराबर हो जाएगी। यानी BE और DC अगर आपस में बराबर है तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर CF और BF का रेशियो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा। तो हमारे इसका अनुपात क्या मिल गया, 1:1 मिल गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम तो कुछ भी नहीं है, जिस तरह से हमने ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा लगा के सॉल्व किया था
उसी तरह से सर्कल में सिमिलरिटी लगा लगा के सॉल्व किया था, और यहां पर क्वाड्रिलेटरल में अगेन सिमिलरिटी काम आ रही है। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिलरिटी, ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या कहता है, 10th पॉइंट देखिए, सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब आपको ध्यान है कि सर ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये चीज आप लोगों को अच्छे से ध्यान है। उसने बोला x + y का मान, तो मेरे को सीधी सी बात पता है कि सर अल्टरनेट एंगल या फिर एकांतर कोण से मैं 8y किसके बराबर कर सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 8y अपन 32 डिग्री के बराबर कर सकते हैं और y की वैल्यू क्या कर सकते हैं 4। उसी तरह से अपन यहां पर x पूछा है सर, ये इन्होंने यहां पर ध्यान रखना ये 72 नहीं है, ये 7x है, ये 7x है। तो आप बोलोगे सर 7x किसके बराबर हो जाएगा, 28 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर भी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 डिग्री, यानी x बराबर 4 y बराबर 4, तो x + y कितना हो जाएगा, तो मैं यहां लिख के कर सकता हूं कि x + y = 4 + 4, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 8। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं अपन आगे, फटाफट से देखिएगा। रोम्बस, पैरेललोग्राम से सीधा रोम्बस पे, समचतुर्भुज पे। तो चलिए सर रोम्बस बनाते हैं। उसने बोला रोम्बस में विकर्णों की लंबाई दी है, तो रोम्बस, अब देखो सर अपन एकदम से क्वेश्चन प्रैक्टिस अब अलग लेते हैं तो आपको ये फायदा मिलेगा कि अब आप लोगों को पैरेललोग्राम से सीधा स्विच करना है रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टी एकदम याद करनी है। अगर सारा साथ साथ चलाता तो इतना मजा नहीं आता जितना अब आएगा आप लोगों को कंफ्यूज करने में। तो आप बोलोगे सर रोम्बस है तो इसका मतलब डायगोनल्स जो होंगे, विकर्ण जो होंगे वो क्या होंगे, तो आप बोलोगे विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं और 90 डिग्री पर काटने के साथ ही साथ आपस में एक दूसरे को बराबर डिवाइड करते हैं। ये होता है रोम्बस, यानी ये होता है समचतुर्भुज। अच्छा एक चीज बताओ, उसमें विकर्णों की लंबाई क्रमशः 48 और 14 दी, इसका मतलब ये पूरा विकर्ण 48 का है। अगर ये दोनों आधा आधा बांटते हैं, अगर ये दोनों आधा आधा बांटते हैं तो 48 का हाफ जो है वो मेरे किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर, यानी ये भी 24 और ये भी कितनी हो जाएगी 24। अच्छा 14 का हाफ कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 14 का हाफ हो जाएगा 7 7, यानी ये भी मेरा 7 और ये भी कितना 7। तो आप थोड़ा यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्या आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। अगर मैं इसको O बोलता हूं तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला जिसमें ये B है, ये O है, ये C है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे OB मेरा 24 है, OC मेरा 7 है, मेरे को ये वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को 24 7 और BC में एक ट्रिपलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये 24 7 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, यानी BC मेरे किसके बराबर आ गया 25 के बराबर। परिमाप, उसने हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है भाई साहब, आप लोगों को ध्यान है। पेरीमीटर मतलब यहाँ एक रोम्बस में, एक समचतुर्भुज में सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी पेरीमीटर के लिए मुझे 25 25 25 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 4 बार जोड़ना पड़ेगा, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर हमारे पास। तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू हो गई 100 सेंटीमीटर, यानी परिमाप जो है हमारा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर काम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बुक उठा के देख लेना, उसमें एक फॉर्मूला काम मिलेगा। बट फॉर्मूला याद क्यों रखें जब सर हम सारी चीजें इंटरलिंक करके हम हाथों हाथ डिराइव कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री रहो ना सर, सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखो, हर तरह का रिलेशन आप लोगों को याद नहीं होगा बट आप क्वेश्चन कर लोगे, ये मैं आप लोगों को निश्चित तौर पर कह सकता हूं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। एक समचतुर्भुज PQRS में, एक रोम्बस PQRS में एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। चलिए सर अपन एक रोम्बस PQRS लेते हैं, ये PQRS, रोम्बस PQRS में एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब भाई साहब एक भुजा की लंबाई बोलो या सारे भुजाओं की लंबाई बोलो, एक ही बात होगी, ठीक है। उसने क्या बोला, एक शीर्ष कोण 120 डिग्री का है। ये चलो बात मेरे को जम गई, क्योंकि ये यहां पर एक शीर्ष कोण 120 डिग्री का दे रहा है। मान लो ये 120 डिग्री है,
क्योंकि ये देखो सारी भुजाएं, रोम्बस की प्रॉपर्टी ध्यान रखो, सारी भुजाएं पैरेलल है, पैरेलल है तो मतलब अपोजिट एंगल कितना होगा, तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। अच्छा ये पूरा 120 डिग्री है ना। एक मिनट मेरी बात समझना यहाँ पर कि अगर मैं ये डायगोनल लेता हूं, अगर मैं यहां पर ये डायगोनल लेता हूं तो ये डायगोनल क्या काम करता है, फटाफट से बता दो सर कि एक रोम्बस के अंदर डायगोनल क्या इस शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा या नहीं बांटेगा, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ये एंगल कितना हो जाएगा 60। उसी तरह से ये वाला एंगल, क्योंकि देखो ये रोम्बस है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज एक समांतर तो होता ही है, यानी ये 120 है तो ये भी 120 होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना 60, ये वाला एंगल भी कितना 60, ये 60 60 120, तो ये वाला कितना 60 और ये वाला भी कितना 60। ये चीज समझ में आई होगी। तो उसने क्या बोला, बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। मेरे को ये नहीं पता कि बड़ा विकर्ण कौन सा होगा, दोनों विकर्ण की लंबाई ज्ञात करके देखते हैं। तो एक चीज बताओ, ये सारे एंगल्स इक्वल है, ये 10 ये 10, तो ये वाला विकर्ण भी कितना का हो जाएगा 10। अच्छा एक दूसरा विकर्ण भी है मेरा यहाँ पर, दूसरा विकर्ण कौन सा, तो उसके लिए मैंने इसको यहां से मिलाया इस तरह से, दूसरे के लिए मैंने इसको पूरा यहां से मिलाया। आप लोगों को ध्यान है यहाँ पे कितने पे कटेगा, 90 पर। ये पॉइंट मैं O मान लेता हूं। अच्छा यहां पर इसको मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना के बताता हूं आपको, जैसे ये O है, ये R है और ये Q है। ORQ में R पे बन रहा है 60, ये 90 और 60 को दो भागों में बांटेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा 30। क्या 90 30 60 है ट्राइंगल की चीज, बट यहां पर काम आ रही है कि नहीं आ रही है, भले ट्राइंगल की चीज बट यहां पे काम आ रही है। तो आप क्या बोलोगे, सर 30 के सामने 1 होता है तो 90 के सामने 2 और 60 के सामने √3। यहां 90 के सामने कितना है, तो आप बोलोगे सर 90 के सामने है 10, तो 30 के सामने वाली चीज कितनी हो जाएगी, उसकी आधी यानी 5, और 60 के सामने वाली चीज क्या हो जाएगी, उसका √3 गुणा यानी कितना 5√3। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5√3। ये 5√3 है तो ये, क्योंकि ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर बांटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5√3। यानी मेरा एक विकर्ण, यानी जो मेरा QS है, QS की लंबाई, सॉरी इसको मैं यहां पर थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ये 5√3 नहीं होगा, ये 5√3 नहीं होगा, ये वाला 5√3 होगा और ये वाला 5√3 होगा। ठीक है ना, अभी अपन ने देखा था उसको वापस देख लेना। तो QS की लंबाई पूरी, क्योंकि देखो ये तो पहले से ही दे रखा है 10, तो 10 है तो ये पूरा 5 5 में आधा बढ़ जाएगा, यानी PR की लंबाई तो हमको पहले से ही पता है 10। दूसरा वाला ट्राइंगल यहां से यहां तक 5√3, यहां से यहां तक 5√3, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√3। आपको ध्यान है कि 10√3 बड़ा होता है तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 10√3। उम्मीद करता हूं चीज समझ में आई होगी। वापस से एक बार इसको ट्राई कर लेना। मैं बस अपनी कोशिश ये कर रहा हूं कि क्वेश्चन को उस तरीके से कर रहा हूं जिस तरीके से आप लोगों की प्रॉपर्टीज भी साथ साथ में रिवाइज हो सके। चलिएगा सर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक वर्ग है, स्क्वायर है, तथा DEC एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक DEC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो मुझे x की वैल्यू पूछी है कि बताइए BEC यानी ये वाली वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, इसमें आप लोगों को तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखिए कैसे, स्क्वायर में सारी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल। ये चीज समझ में आई। एक समबाहु त्रिभुज में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल। अच्छा, एक स्क्वायर में एक वर्टेक्स एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितने का होता है 60, और ये वाला एंगल कितना होता है 90। अच्छा, ये तो स्क्वायर की बात थी। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस वाले ट्रायंगल पे एक बार ध्यान देना, आप लोग सिर्फ और सिर्फ BCE पे ध्यान देना। BCE में जो C पर एंगल बन रहा है 90 + 60 कितना हो जाएगा 150। अच्छा, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर, तो मैं ऐसा कह सकता हूं BC और CE आपस में बराबर होगा। यानी BC के सामने वाला एंगल और CE के सामने वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो आप क्या बोलोगे कि साहब 180 में से 150 दिया हुआ है, उसको तो हटाओ तो वैल्यू क्या बची 30, और ये 30 दो भागों में बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा, इसमें और इसमें। तो आप क्या बोलोगे, जो ये x है वो कितना हो जाएगा 30 का हाफ, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास
15 डिग्री। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीज समझ में आई होगी अच्छे से कि क्या यहां पर कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं आपके सामने। ये रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं ताकि सर प्रॉपर्टीज भी एक बार रिवाइज हो जाए, ताकि टफ क्वेश्चन पे चले अपन, उससे पहले एक बार प्रॉपर्टीज सारी रिवाइज हो जाए। उसने बोला वापस सेम क्वेश्चन है, एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी एक वर्ग है तो आप लोगों को ध्यान है कि एक वर्ग में सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये चलो क्लियर है। अच्छा, स्क्वायर के अंदर आपको एक और पॉइंट मैंने बताया था कि डायगोनल जो है वो वर्टेक्स एंगल को बराबर बांटता है, यानी ये वाला एंगल जो है, ये भाई साहब ये क्या कहना चाह रहा है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। एक, क्योंकि यहां पर DEC जो है, DEC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये 60 है, ये 45 है, तो हमें ये बात समझाने की यहां पे कोशिश करना, मुझे x निकालना है, मुझे यहां पर x निकालना है। ये D, ये C, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये x निकालना है। क्या वापस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी काम आ रही है क्या, जहां दो आंतरिक कोणों का योगफल, जहां दो आंतरिक कोणों का योगफल, दो आंतरिक कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 प्लस 45, यानी x बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ये हमारा फाइनल जो है x की वैल्यू आएगी। समझ में आया सर? चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यह बोला गया कि किसी समलंब में, किसी ट्रेपेजियम में भुजा AB व DC एक दूसरे के समांतर है। AB व DC की बात की गई है, तो ये रहा ABCD। AB व DC की बात की गई है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, वह इसकी लंबाई 5 और 15 है। ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए विकर्ण एक दूसरे को किस अनुपात में बांटते हैं। भाई साहब मैंने आज ही के पोर्शन में, आज ही के पार्ट में ये आपको मैंने बताया था कि विकर्ण जो है AO और OC और BO और OD, विकर्ण हमेशा किस अनुपात में काटते हैं, तो वो समांतर भुजाओं की लंबाई के अनुपात में काटते हैं, यानी AB और DC के अनुपात में बांटेंगे। AB की लंबाई है 5, DC की लंबाई कितनी है, 15, यानी जो मेरा रेशियो आएगा वो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3, यानी आपको डायगोनल्स का रेशियो कितना मिलने वाला है, 1:3 मिलने वाला है। तो सर ये थे कुछ क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं सर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, तो आप लोगों की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत रिवाइज हुई होगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन सारे अच्छे क्वेश्चन प्लस मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।